दोपहर के वक्त खेत का काम खत्म करके रमेश, सुरेश और प्रसाद तीनों जाके नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तीनों ही पेड़ की छांव में बैठ के दोपहर का भोजन करने लगते हैं। पिताजी, आप तो माँ से कह सकते हैं ना कि बहुओं को इस तरह से तकलीफ ना दे। मैं तुम्हारी माँ से नहीं कहूँगा, बहुओं को कह कर आया हूँ। जब तक हम घर पहुँचेंगे ना, तुम्हारी माँ की सारी मस्ती बहुएं गायब कर दी होगी। अब तक तो वो शुरू भी हो गई होगी। प्रसाद कहने के दौरान बड़े ही मने मन खुश हो रहे थे। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ दोनों बहुएं अनामिका और अमृता, जो सासू माँ उन्हें परेशान किया करती थी, उसे सबक सिखाने में लगी हुई थी। इसीलिए दोनों बहुएं हॉल में आके लड़ने लगती है। तभी बीच में सासू माँ आके उन दोनों को समझाने लगती है। देख रही हो ना, मेरा हाथ बहुत ही मजबूत है, अगर एक लगाओ ना तो भगवान भगवान कहोगी। ऐसा कहकर अनामिका हाथ उठाती है। अमृता वहाँ से निकल जाती है और अनामिका का हाथ सीधा जाके शारदा के गाल पे पड़ता है। ये शारदा ने सोचा भी नहीं था। जोर से लगने की वजह से शारदा गाल पकड़ के अरे बाप रे देखकर दोनों बहुएं उन पर हंसती है, लेकिन गुस्से से फिर कहने लगती है, तुम महान हो क्या? तुम सासू माँ को गाल पे थप्पड़ मारोगी और ये देखकर मैं डर जाऊंगी? अब मेरी बारी, देखो कैसे चोट लगती है। अमृता ने ऐसा कहा। इससे पहले कि शारदा कुछ समझ पाती, अमृता एक कस के थप्पड़ शारदा के गालों पे लगा दिया। अब तो उंगलियों के निशान पड़ गए शारदा के गालों पे। शारदा अपने गाल पकड़ के गुस्से से कहने लगी, हे भगवान, आज तुम दोनों को क्या हो गया है? तुम दोनों लड़ रही हो कि मुझे पीट रही हो? शारदा के कहने के बावजूद भी वो दोनों उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते और दोनों बहुएं अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, फिर भी शारदा सोचे जा रही थी कि दोनों बहुओं को हुआ क्या। सोचते सोचते सोफे पे आके बैठ गई। इतने में ही बेलन और झाड़ू हवा में उड़ता हुआ आया और शारदा के सिर पे आके गिरा। अब शारदा को बड़ा गुस्सा आया। आज तुम दोनों को क्या हो गया? तुम दोनों इस तरह से क्यों लड़ रही हो और मुझे क्यों पीट रही हो? इतना कही थी कि हवा में 2 थालियां उड़ते हुए आए और शारदा के ऊपर आके गिरे। उसके बाद ही 2 गिलास, 2 पानी के बर्तन, 2 तकिए, सब कुछ उड़ते उड़ते आके शारदा पे गिरे। उस दिन तो दोनों बहुओं ने शारदा को दिन में तारे दिखा दिए। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन दोनों बहुएं बगीचे में थी। अमृता फूल तोड़ रही थी और अनामिका जो टोकरी पकड़ी हुई थी उसमें वो फूल रख रही थी। साथ ही साथ इस बात की चर्चा कर रही थी कि सासू माँ जो उन्हें परेशान किया करती थी, उनसे कैसे बदला लिया जाए। दीदी, सासू माँ को सबक सिखाने का कोई परिकल्पना बताओ। हाँ बहन, मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। कैसे भी उन्हें ये बताना होगा कि उनकी दोनों बहुएं भी पीट सकती है। पर कैसे? पहले वो तो बताओ दीदी। तुम्हें पता, उससे पहले तरकीब तो सूझनी चाहिए ना। मेरे पास एक तरकीब है, पर वो थोड़ा महंगा पड़ सकता है। उसके ऊपर अगर सासू माँ को शक हो गया तो वो हमें पीट भी सकती है, और उससे भी ज्यादा वो कहीं हमसे सतर्क ना हो जाए। पर तरकीब क्या है वो तो बताओ बहन। हमें 1 दर्जन केला लाना होगा। हम उसे खाएंगे और सारे छिलके दरवाजे के सामने फेंक देंगे। सासू माँ बाहर जाने के लिए निकलेगी, उस पे पैर डालते ही वो गिर जाएंगी और उनके सारे दांत गिर के टूट जाएंगे। बहन, हमारी सास कोई आम सास नहीं है, वो शारदा है। उनकी सिर्फ सामने ही आंखें नहीं है, आंखें पीछे भी लगी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो चाहे कहीं रहे, उनका दिमाग हमारे चारों ओर घूमता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सब करने पे हम रंगे हाथ पकड़े भी जा सकते हैं। इस तरह दोनों फूल तोड़ते हुए बातचीत करती है और आके एक बेंच के ऊपर बैठ जाती है। दोनों बहुओं ने फैसला ले लिया था, जैसे भी हो शारदा को सबक सिखाना है, पर दोनों समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे होगा। दोनों सोचने लगी। तभी अनामिका के दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आती है। अमृता, अभी जब सासू माँ बाहर जाएंगी ना, जब वो लौटने लगेंगी, हम बाहर छुप के खड़े रहेंगे और पीछे से आके उनका मुंह ढक देंगे। उन्हें बहुत मारेंगे और गाली देंगे। क्या कहती हो बताओ? गाली देना, मारपीट करना ठीक है दीदी, पर जब वो चेहरा खोलेंगी तो हमें ही सामने देखेंगी ना। फिर हम नाटक करेंगे कि हम डर गए थे। अरे सासू माँ, आप है, हमें लगा चोर है। आपने तो कहा था कि अब रात में आएंगी, इसीलिए हमें लगा जरूर कोई चोर होगा। बस इतना सा कह देंगे। अनामिका की बातें सुन के अमृता खुश हो गई। वाह रे वाह दीदी, आपने बड़ी अच्छी तरकीब दी है, यही फिक्स रहा। अब दोनों बहुओं से सासू माँ को अच्छा सम्मान मिलने वाला है, ये कोई छोटी बात है क्या? इस तरह परिकल्पना करके दोनों बहुएं उत्साहित होकर घर में वापस आ जाती है।
फिर फूलों का कवर ले जाके फ्रिज में रख देती है। फिर फल उठा के ले आई और सोफे पे बैठ के दोनों खाने लगी। बहन, जी भर के फल खाओ, सासू माँ के लिए फल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। अब उन्हें बस सबक सीखने की जरूरत है। अब आप ही देखिए ना दीदी, हमने उन्हें इतना मारा, उन्हें तो पता चल जाना चाहिए था कि हमने अपना बदला लेने के लिए उनके साथ ऐसा किया। अब जब उन्हें कुछ पता ही नहीं चला तो वो हमें भी अब तकलीफ नहीं देंगी। हाँ बहन। इस तरह से कह के दोनों बहुएं एंजॉय कर रही थी और समय काट रही थी। फिर करीबन शाम के 4 बज गए। शारदा जो बाहर गई हुई थी वो घर लौट आई। दोनों बहुएं घर के बाहर आके गेट के पास छुप जाती है और शारदा के मुंह को पीछे से कपड़े से ढक देती है। फिर उसके बाद, चोर कहीं के, हमारी भगवान जैसी सासू माँ घर पे नहीं है ये मालूम पड़ गया और तुम यहाँ पे चोरी करने आए हो। ऐसा कह के अनामिका मुट्ठी बांध के एक कस के मुक्का लगाती है। अमृता भी दोनों हाथों से दे दमादम लगाती है। दोनों बहुएं बहुत मारती हैं और गालियाँ भी देती हैं। तब तक प्रसाद, रमेश और सुरेश तीनों घर लौट आते हैं। अनामिका और अमृता को जब इस तरह से मुंह ढककर उन्हें मारते हुए देखती है तो वो भी समझ जाते हैं कि ये उनकी माँ ही है। प्रसाद को भी पूरी कहानी समझ में आ जाती है। क्या हुआ बेटा, चोर आया चोरी करने, इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं। प्रसाद को लगता है यही सही वक्त है। वो भी मौका देखकर शारदा को 2-4 घूंसा लगाते हैं और साथ ही बहुत डांटते हैं। थोड़ी देर के बाद शारदा के चेहरे से वो कपड़ा हटा के ऐसा भाव करते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। फिर अनामिका कहती है, अरे सासू माँ, आप हैं, हमें माफ कर दीजिए, आप कैसे आ गई? ऐसा कहकर दोनों बहुएं शारदा के पैर पकड़ के उन्हें मनाने लगती हैं। पर शारदा को समझ में आ ही जाता है कि दोनों बहुओं ने जानबूझ के शारदा को सबक सिखाने के लिए ये सब किया था। लेकिन बहुओं के इस करतूत के बाद ही शारदा उनके सामने खुद को बदलने की कोशिश करती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार होके डाइनिंग टेबल के पास आता है, जहाँ उसकी माँ शारदा सब्जियां काट रही थी और पिताजी प्रसाद अखबार पढ़ रहे थे। वो वहाँ पे आता है। शारदा को फर्क नहीं पड़ता उसके आने पे, वो फिर भी अपने काम में ही लगी रहती है। ना तुम देख रही हो ना मुझसे बात कर रही हो। मैं तुम्हें कितना बुला रहा हूँ, कम से कम ऑफिस जाते वक्त तो थोड़ा मुस्कुरा सकती हो ना। चलो छोड़ो, जब घर लौटता हूँ शाम को तब भी तुम मुझे खाना नहीं देती हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो माँ? अपनी प्यारी गांव वाली बहू अनामिका के लिए बेटा। माफ करो माँ, मैं उस गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता। बड़े मंद बुद्धि होते हैं उनके, कुछ अच्छा सोचने की क्षमता ही नहीं होती, पर हाँ सरल होते हैं। देखो बेटा, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी माँ तुमसे बात करे तो तुम्हें उस गांव की लड़की अनामिका को घर में बहू बना कर ही लाना होगा। जरा सोच के बताना बेटा। अगर तुम कहते हो तुम अनामिका से शादी नहीं करोगे तो वो मुझे भी तुमसे दूर ले जाएगी, इस बात का ख्याल रखना। ऐसा कहने पे रमेश थोड़ी देर सोचने लगा। ठीक है, फिर माँ के लिए मैं उस गांव की लड़की से शादी कर लूंगा। उसकी बातें सुन के शारदा बहुत खुश हो जाती है और चेयर से उठ के रमेश को पकड़ के वो उत्साहित होके कहने लगती है, मैं जानती थी बेटा, तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। मैं जो कहूँगी वो तुम जरूर करोगे। ऐसा कहकर वो मुस्कुराहट के साथ रमेश को ऑफिस भेज देती है। कुछ दिनों के बाद गांव की लड़की अनामिका से रमेश की शादी हो जाती है। अनामिका अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने आती है। शारदा जो सोफे पे बैठी थी कहती है, दूध स्टोव में चढ़ा के उसमें थोड़ा पानी डाल दो बहू। अच्छा ठीक है माँ जी, मेरी माँ ने कहा है कि आप जो कहेंगी वो सुनने के लिए, इसीलिए आप जो भी कहेंगी मैं वही करूँगी। ठीक है अनामिका, पहले जाके दूध चढ़ाओ स्टोव में और पानी डालो, जाओ। अभी जाके करती हूँ माँ जी। फिर वहाँ से अनामिका किचन में चली जाती है। फिर दूध का बर्तन वो स्टोव में चढ़ा देती है और उसमें पानी डालने लगती है। दूध के बर्तन में पानी भर के वो पानी स्टोव पे नीचे गिरने लगता है। शारदा जो बैठी हुई थी, क्या हो गया, बहू अभी तक किचन से बाहर नहीं निकली है, क्या कर रही है वो? ऐसा सोचकर शारदा किचन में देखने जाती है। अनामिका दूध में इतना पानी डाली थी कि ओवरफ्लो होके वो स्लैब भर गया था। क्या बहू, ये क्या क्या तुमने? आपने जो कहा था वही तो माँ जी, दूध में मैं पानी डाल रही थी। दूध का बर्तन जब भर गया था तब तो रुक जाना चाहिए था ना। पर आपने तो ये नहीं कहा था कि दूध का बर्तन अगर भर जाए तो रुक जाना।
उसकी बातें सुन के शारदा सर पकड़ लेती है। अनामिका से बिना कुछ कहे वो सीधा हॉल में आ जाती है और आके शारदा सोफे पे बैठ जाती है। फिर वो अनामिका को अच्छे से समझाने लगती है कि कैसे सफाई से काम करना है और कैसे नहीं करना है। अनामिका भी श्रद्धा पूर्वक सुन के सर हिलाती है। तभी पति रमेश, अब मेरी बात सुनो, शहर में तुम्हारी वेशभूषा, रहन सहन, ये सब कुछ बदलना होगा। शहर में तुम्हें थोड़े स्टाइल से ही रहना होगा। अगर कोई कुछ बात कहे तो उनकी बात सुनो, गांव वाली की तरह बड़बड़ाती मत रहो, मेरी बात याद रखना। इस तरह से रमेश चेतावनी देता है। भले ही उसकी बातें सुन के उसे बुरा लग रहा हो, पर अब पति ने जब कहा है तो अनामिका को उनकी बातें तो सुननी ही पड़ेगी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। शारदा का पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट हो गए। शारदा पूजा का सारा सामान वाला बैग अनामिका को देकर कहती है, सुनो बहू, जैसे प्रवेश द्वार से जाओगी तुम्हें अपना कमरा दिख जाएगा, वहाँ ये सामान ले जाके पूजा करो। मैं बाजार से सब्जियाँ लेकर आती हूँ। बाप बेटा कुछ सेटलमेंट के लिए बाहर गए होंगे, वो दोनों थोड़ी देर में ही घर लौट आएंगे। ऐसा कह के शारदा वहाँ से चली जाती है। फिर गांव की लड़की अनामिका सारा पूजा का सामान लेके उस घर में आ जाती है। शारदा के कहे मुताबिक जैसे अनामिका घर में प्रवेश करती है, उसे एक वेस्टर्न टॉयलेट दिखता है। अनामिका कुछ सोचे समझे बिना ही जाके बाथरूम को फूलों से सजा देती है और वहाँ नारियल भी फोड़ लेती है। साथ ही साथ अगरबत्ती और दिया भी जलाती है। उसी बीच रमेश और प्रसाद घर लौट आते हैं। वो दोनों आश्चर्य होकर देखने लगते हैं कि शारदा की प्यारी बहू अनामिका कैसे बाथरूम सजाई है और वहीं पे पूजा कर रही है। थोड़ी देर बाद शारदा, जो बाजार गई थी सब्जियां लाने के लिए, वो भी लौट आती है। देखती है अनामिका बाथरूम में आरती जलाकर घंटी बजा रही है। शारदा ये देखकर बड़ा आश्चर्य होती है। अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख लो माँ, गांव की बहू लाने के लिए तुम मुझसे बात करना बंद कर दी थी ना। देखो कैसे बहू पूजा कर रही है। आंखों को सुकून मिल गया अब? सुकून क्या मिलेगा बेटा, ये सब देखने के बाद तो चक्कर आ रहा है। ऐसा कहकर शारदा बेहोश होके गिर जाती है। रमेश और प्रसाद जल्दी से उसे उठाकर बिस्तर पे ले जाके लिटाते हैं। रमेश पानी लेकर शारदा के चेहरे पे छिड़कता है। शारदा अपनी आंखें खोलती है। अनामिका सर झुका के बगल में ही खड़ी थी। फिर प्रसाद और रमेश हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अरे मेरी गौ जैसी बहू, तुम्हें ये भी नहीं पता क्या पूजा कहाँ पे करना चाहिए और कहाँ नहीं? असल में माँ जी, पिताजी बचपन में ही गुजर गए ना, और माँ कभी भी घर पे पूजा पाठ नहीं की। वो तो किसी को देखकर मैंने पूजा करना सीखा और आपने करने को कहा तो मैंने कर दिया। मैंने तुम्हें बाथरूम में पूजा करने को कहा था? आपने तो कहा था ना कि घर में घुसते ही जो कमरा तुम्हें सबसे पहले दिखेगा वहीं पे जाके तुम पूजा करना। मैं तो ऐसे ही वहाँ गई और देखी एक कमरा है। मुझे लगा शहर में ऐसी जगह पे पूजा होती होगी, इसीलिए मैंने भी कर दिया। उसकी बातें सुनने के बाद शारदा को समझ में आ गया उसे पूजा पाठ आता ही नहीं है। शारदा बड़े आश्चर्य होके देखती है। अनामिका भी सर झुका के बैठी रहती है। इस गांव की बहू को मुझे एक एक चीज के बारे में विस्तार से बताना होगा, नहीं तो बाप बेटा दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझ पे हंसेंगे। ऐसा सोचने के बाद शारदा तब से अनामिका को हर जगह अपने साथ साथ लेके जाती है। किचन में ले जाके उसे बताती है कैसे खाना पकाया जाता है, कैसे नमक डालना है, कितना मिर्चा पाउडर डालना है, सब कुछ बताती है। अनामिका भी बड़े ही ध्यान पूर्वक सब कुछ सुनती है और बहुत ही कम वक्त में ही अनामिका सब कुछ सीख जाती है। एक दिन अनामिका तरह तरह के पकवान बना के सबको परोसती है। सभी कहते हैं कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट पका है और सभी लोग मिलके पेट भर के खाना खाते हैं। तब से पत्नी का सम्मान देते हुए रमेश अनामिका से बहुत प्यार करने लगता है। इस तरह रमेश अनामिका को स्वीकार लेता है और सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।